भारतीय कृषि या भारतीय जोत एवं उसके प्रकारों की बात करें तो भारतीय कृषि का जो भूजोत है या भूमि का आकार है, उसकी जो डेफिनेशन है, कृषि के विशिष्ट आकार या स्थान को, जिस स्थान में वो कृषि की जा रही है, भूजोत या कृषि जोत कहा जाता है कि जिससे उपज प्राप्त होगी। यहाँ पे हम वही मतलब उपजाऊ भूमि को इसमें शामिल करेंगे, अनुपजाऊ और बंजर भूमि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसी आधार पे भारत की जो कृषि जोत है और उसको 5 भागों में बांटा गया है: सीमांत जोत, छोटी जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। सबसे बड़े बात करते हैं सीमांत भूमि की। 1 हेक्टेयर भूमि से जो कम वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं सीमांत भूमि क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा देखो, क्योंकि पहले बड़े खेत थे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, बंटवारा होता गया, आकार छोटे से छोटा होता गया, तो भारत में सर्वाधिक आपको कोई भूमि देखने को मिलेगी, वो मिलेगी सीमांत भूमि। छोटी भूमि की बात करें जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर आपको भूमि वाली उसको छोटी कहा जाता है, ये थोड़ी सी इससे संख्या कम है। तीसरे पे अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर भूमि, बहुत कम लोगों पे होता है, इतने हेक्टेयर्स में आ जाते हैं तो जमींदार कहने लगते हैं जिसके पास होती है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि की अगर 2011 के आंकड़ों की हम बात करें तो 2011 में इसके अंतर्गत 21.20% भूमि आती थी भारत की। सबसे बड़ी जोत जिसमें जो खेत का आकार है बहुत ही बड़ा होता है, ये होती है 10 हेक्टेयर से अधिक की जो ज़मीन है वो आती है बड़ी जोत में। अगर इसके प्रतिशत करें कि कितने हिस्सेदारी है इन सब में, तो 10.59% हिस्सा अकेला बड़ी जोत का है। इस स्तर पे जो खेती की जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, तो इस वजह से इस प्रणाली में और इसमें हमारी तकनीकी प्रयोग की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो तीनों स्तर हैं 4 हेक्टेयर तक का अगर किसी के पास है तो यह श्रम बाहुल्य क्षेत्र होगा, मतलब श्रमिकों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कृषि भूमि किसे कहा जाता है, भारत में कितने प्रकार की कृषि भूमि है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, अगर जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बनाया गया था। देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये बना था 1960 में पंतनगर। पंतनगर ये है आपका उत्तराखंड में। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय यहीं पे स्थापित किया गया था। तो ये जीके का क्वेश्चन था। अगर भारत को कृषि आधार पे कहा जाए तो भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था बहुत सारी क्रांतियां हैं जो भारत में या विश्व में चल रही हैं, लेकिन ये तो हो गई कि फसलें हैं, और फसलों के अलावा फसलों को प्रभावित करने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन समस्याओं से पहले कुछ एक शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक शब्द आता है बार बार आपका, शस्य गहनता, इंपॉर्टेंट वर्ड। शस्य गहनता का मतलब है एक वर्ष में जमीन से कितनी उपज प्राप्त की गई है, मतलब कितनी उपज का मतलब फसलें। अब मान लीजिए साल में आपकी ज़मीन है, आपने 2 फसल रबी की और खरीफ की बोली, या आपने 3 फसल ले ली, रबी की, खरीफ की और जायद की, तो साल में 3 फसलें ले ली। तो आप अपनी ज़मीन से एक वर्ष में कितनी पैदावार ले रहे हो, वो उसकी क्या होती है, शस्य गहनता होती है, कि पूरे साल ही आपने उससे उपज की प्राप्ति करी है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में उस ज़मीन का उपयोग किया जाता है वही उस ज़मीन की क्या कहलाती है, शस्य गहनता। किसी अगर डेफिनेशन की बात करें तो मान लीजिए किसी भूमि में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को
उस भूमि की संख्या, मैंने कहा ना एक भी हो सकती है, कई एक ही लेते हैं, कोई अच्छी उत्पादकता हो, उपजाऊ अच्छी होगी तो 2 ले लेंगे, बहुत अच्छी होगी तो 3 फसल ले लेते हैं। वर्तमान में 2 और 3 कॉमन है, ठीक है। देखिए शस्य गहनता का मान जितना ज़्यादा आएगा, भूमि की उपयोग क्षमता भी उतनी ही अधिक। भाई शस्य गहनता अगर अधिक है, मान लीजिए प्लस, तो शस्य गहनता तभी तो आप इतनी फसलें लोगे जब भूमि क्या होगी, उपजाऊ होगी। अगर भूमि ही उपजाऊ नहीं होगी तो क्या आप उसमें 3 फसलें ले लेंगे? तो जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी वो किसको प्रदर्शित करती है, उसकी शस्य गहनता को, कि हम उसमें कितनी फसलें ले सकते हैं, साल भर में हम उससे कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर सर्वाधिक शस्य गहनता की मैं बात करूं भारत में, तो ये सबसे ज़्यादा है हमारी पंजाब। उसके बाद शस्य गहनता में जो स्थान है प्रथम वो है पंजाब का, क्योंकि नदियों का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी है। दूसरे पे आता है हमारा हरियाणा और तीसरे पे आता है पश्चिमी बंगाल। आर्द्र जलवायु के कारण, मिट्टी के कारण ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शस्य गहनता के आधार पे ये रैंकिंग है, जहां साल में ज़मीन से 3 फसलें ली जाती हैं। अगर मैं इसको सूत्र के माध्यम से बताएं तो ये हो जाएगा शस्य गहनता, इसमें सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100। शुद्ध मतलब कितनी पैदावार प्राप्त हुई, तो शुद्धता के आधार पर भी हम इसको मेंशन कर लेंगे, सकल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसके माध्यम से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, शस्य गहनता। तो सीधी सी बात है, एक साल में कितनी फसलें ले रहे हैं वही उसकी क्या है, शस्य गहनता है। कई बार आपसे सूत्र भी आप मेंशन करेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। दूसरा होता है आपका कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता, इसका मतलब फसल से या किसान कितनी उपज प्राप्त करा, इसमें किसान भी महत्वपूर्ण है और ज़मीन भी महत्वपूर्ण है। तो कृषि उत्पादकता में हमको किसान और ज़मीन दोनों लेके चलना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन, इसमें सीधी सीधी बात है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना मिल रहा है या प्रति श्रमिक। मैंने कहा था दोनों इंपॉर्टेंट है, उत्पादन की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, कृषि उत्पादकता कहते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सभी जो खेती से जुड़े हुए हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता ही है। जितना बड़ा कृषि का क्षेत्र होगा वहाँ श्रम उत्पादकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और गहन कृषि वाले क्षेत्रों में मतलब जितनी छोटी ज़मीन होगी कम उत्पादन प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो किनारी हैं, मेड़ हैं, उन्हें बनाने में ज़मीन बहुत व्यर्थ चली जाती है। और जितना बड़ा खेत होगा उसमें मेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो ज़मीन का ज़्यादा उपयोग हो जाएगा, तो वहाँ उत्पादकता आपको ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। तो कृषि उत्पादन में देखिए प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक दोनों ही काम करते हैं। भारत में कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। एक तो पहली बात तो जोत बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, बट गई हैं। दूसरी बात बारिश की, मानसून पे आधारित है, कभी अच्छी हो जाती है कभी खराब हो जाती है। उपजाऊपन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वजह से इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। एक शब्द आता है कृषि दक्षता, ठीक है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, कृषि दक्षता, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। तो ये कृषि दक्षता का मतलब आप किसी कार्य में कितने निपुण हैं वो इसमें आ जाएगा। इसमें मुख्य देखिए कृषि दक्षता और उत्पादन है तो एक ही चीज़, बहुत कम अंतर है। वही चीज़ उपयोगिता की बात हम कर रहे हैं, यही उस उपयोगिता की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें अंतर सिर्फ इस बात का है कि कृषि उत्पादकता में हम बात करें कितना उत्पादन हो रहा है, कि कितनी कृषि संभावना को दर्शाया जा सकता है। जो कृषि दक्षता है इसमें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन या आय, ये तो उत्पादन को, लेकिन इसमें वर्तमान उत्पादन को देखा जाता है। ये तो एक साल में आज ज़्यादा हुआ है, अगले साल कम हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब कृषि दक्षता की आती है तो 2020 में कितना उत्पादन, तो वर्तमान स्तर को लेके जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो किस में निकाले जाते हैं, आपकी कृषि दक्षता में निकाले जाते हैं। तो
कुछ शस्य गहनता है, कृषि उत्पादकता है, कृषि दक्षता है, ये टॉपिक भी हमें पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भारत में प्रमुख क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्जाम्स में क्रांति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। हरित क्रांति, इसके बाद जो टॉपिक होगा हम यही पढ़ेंगे क्योंकि इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। यह है खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूं और चावल के लिए विशेष रूप से था, लेकिन इसमें गेहूं को ज़्यादा लाभ हुआ, लेकिन जो आपका चावल है उसका उत्पादन इतना नहीं हो पाया था। दूसरी है श्वेत, मतलब सफ़ेद, श्वेत क्रांति है, ये दूध, जो आपका अमूल दूध का प्रोडक्ट शुरू हुआ था तब से ये श्वेत क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। नीली क्रांति, मतलब नीला, समुद्र का पानी कैसा दिखता है, नीला, और उसमें क्या होती है, मछली, तो मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है हमारी नीली क्रांति। भूरी क्रांति, ये है कोको उत्पादन, कॉफ़ी वाला, कोको उत्पादन से, ठीक है। कई जगह आपको झींगा मछली भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से कोको है। रजत क्रांति, अंडा या कुक्कुट, मतलब मुर्गी पालन, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा अंडे का, रजत क्रांति में। अगली हमारी है पीली क्रांति, इसमें आएंगे तिलहन, जिनसे तेल की निकाला जाता है। मैंने आपको बताए थे मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, ये जिनसे तेल की प्राप्ति होती है वो आती है अपनी पीली क्रांति में। एक है हमारी लाल क्रांति, इसमें आएगा टमाटर और मांस, मांस का रंग भी क्या होता है, लाल ही दिखता है। तो लाल क्रांति में टमाटर शाकाहारियों के लिए, वैसे तो मांसाहारियों के लिए तो दोनों हैं, और मांस का उत्पादन दोनों ही आएगा। एक होती है गुलाबी क्रांति, यह है प्याज, प्याज उत्पादन, और इसी में आती है झींगा मछली, दोनों। देखिए इसमें प्याज भी, कई लोग इसको झींगा मछली पे ही स्टॉप कर देते हैं, लेकिन प्याज के उत्पादन भी अपनी गुलाबी क्रांति में आता है। इसके अलावा औषधि उत्पादन, 3 चीज़ आती हैं गुलाबी में, औषध उत्पादन, तो ये और प्याज, इसको छोड़ के बस झींगा मछली याद रह जाता है, लेकिन प्याज और आपको औषध उत्पादन भी इसमें याद रखना है। बादामी क्रांति, ये है हमारे मसाले से, अभी हमने मसाले पढ़े, मसाला उत्पादन से, ये हो जाएगी हमारी बादामी क्रांति। इसके अलावा है हमारी सुनहरी क्रांति, हरे, श्वेत, और इसके अलावा जो अगली क्रांति है वो हमारी है सुनहरी क्रांति, जो कि फल और शहद, फल उत्पादन और शहद उत्पादन, ये आता है। शहद का रंग आपने देखा सुनहरा, गोल्डन कलर का ही होता है, फल भी हमारे ज़्यादा पक के पीले पीले हो जाते हैं, इसलिए सुनहरी क्रांति। पीली क्रांति, इसमें आ जाता है आलू, आलू का जो उत्पादन है वो इसमें आपका सम्मिलित किया जाएगा। सदाबहार क्रांति, इसको देखिए जैविक खेती को जो हमारी प्रोन्नत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और किसानों को अच्छी मूल्य पे फसल के बीज दिलाने के लिए जो क्रांति है वो है सदाबहार क्रांति। सीधी सी बात है, जैविक खेती को जो प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो अपनी सदाबहार क्रांति है।
इम्पॉर्टेंट है, सदाबहार क्रांति। ठीक है, ये नई क्रांति हैं जो जिनके आपने नाम नहीं सुना होगा, सदाबहार क्रांति। एक है रजत रेशा क्रांति। रजत मतलब सफ़ेद चांदी जैसा, रजत रेशा क्रांति बहुत ही सिंपल है पहचानना। ये किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में मुख्य रूप से ये क्रांतियां चल रही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक दो क्रांति और हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, तिरंगा क्रांति है या इंद्रधनुष क्रांति है। लेकिन फिलहाल जो मुख्य क्रांति इनके उत्पादन को लेके बात कर रहे हैं उनमें से तो ये मुख्य रूप से यही हैं। इसके अलावा मैंने आपको रेशम कीट पालन है या मधुमक्खी पालन है उससे संबंधित क्रांतियाँ भी बता ही दी थी। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे और बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है वो है हरित क्रांति। फिलहाल इनको आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आता ही है।